वाह यार, क्या प्यारी प्यारी लड़कियां यूनिवर्सिटी में उमड़ आई हैं इस बार। इस साल पिछले तीनों सालों से ज़्यादा हुस्न जमा हुआ है। जाहिद की बात और बाकी तीनों दोस्तों की हंसी की आवाज़ भी गूंज उठी। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर ये भी सच है कि तुम अव्वल दर्जे की ठरकी हो। जवाद ने जाहिद को मुखातिब करके तंज किया, जिस पर सब हंसने लगे। अरे यार, ये सब छोड़ो, वो देखो 3 परियां आ रही हैं। असद ने सबकी तवज्जो उनकी तरफ मबयूल करवाई, मगर हाशिर अभी तक रुमाल से मुंह छुपाए बाइक पर लेटा था। बाकी सब ने बारी बारी कमेंट्स पास किए। असद ने हाशिर को बुलाया। अरे यार, देख तो सही, बिल्कुल नया मॉल आया है, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। असद की बात पर बेजारी से मुंह से रुमाल हटाकर लड़कियों की तरफ देखा और देखते ही मुस्कुराने लगा। वाह रे, क्या बात है, इतना हुस्न। लगता है जाहिद की बात माननी पड़ेगी कि पिछले 3 सालों से ज़्यादा हुस्न हमारे फाइनल ईयर में जमा हो चुका है। क्या इरादा है फिर? जवाद ने शरारतन पूछा। अरे तू बहुत नेक है, चलो इनकी मदद करते हैं, मेहमान हैं हमारे। हाशिर की बात पर सब हंस पड़े और हाशिर के साथ होकर लड़कियों के सामने आकर रुके। लड़कियों का पहला दिन था तो वो 4 लड़कों को इतने लोफर आवारा हुलिये में देखकर परेशान हो गए। हेलो जूनियर्स, खुश आमदीद इस प्यारी महंगी यूनिवर्सिटी में। जाहिद ने पहल की, मगर लड़कियों की कुछ ना कह सकी। इतनी परेशान क्यों है आप सब? इन हसीन चेहरों पर परेशानी क्यों है? हम खा थोड़ी जाएंगे, हम तो आप लोगों की मदद करने आए हैं। असद ने भी अपनी तरफ से ठड़क बड़े लहजे में मदद की पेशकश की, मगर लड़कियों की परेशानी अभी तक बरकरार थी। हाशिर ने लड़कियों से रैगिंग शुरू की और तरह तरह से उनका इस्तेहसाल करना चाहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए कि उनने तलबा और तालबात में उनकी दहशत बरकरार है, जिस तरह पिछले 3 सालों में वो दहशत बरकरार रखा हुआ था। लड़कियों की किसी ने नहीं सुनी और वो लोग रैगिंग के नाम पर तरह तरह के वाहियात काम करवा रहे थे। आसपास तलबात ये सब खामोशी से देखकर गुजर जाते, और रोकना चाहता भी तो कैसे रोकता। हाशिर का बाप यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी था और बाकी तीनों के वालिदैन भी किसी न किसी बड़े ओहदे पर तैनात थे। उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी के आला हकाम से शिकायत लगाने का भी कोई फ़ायदा न था। लिहाजा आसपास से गुजरते किसी स्टूडेंट को उनके किसी काम पर गुस्सा आ भी जाता तो गुस्सा बेबसी से गुस्से के घूंट को हलक से नीचे उतार कर वहाँ से चल देता, क्योंकि माजी में 2 स्टूडेंट्स ने उनके साथ दुश्मनी मोल ली थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बावजूद हाशिर उसके दोस्त गलती पर थे, उन 2 स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और उनके करैक्टर सर्टिफिकेट पर लिख दिया गया कि इन लोगों ने यूनिवर्सिटी के कवानीन के खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। और इन सब से हुआ ये कि स्टूडेंट अगले 3 साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से महरूम हो गए। उन अमीरजादों का मुकम्मल राज चल रहा था इस यूनिवर्सिटी पर। उन लड़कियों से होते हुए जब वो यूनिवर्सिटी के लॉन में आए तो असद ने जिस नज़ारे की तरफ बाकी तीनों की तवज्जो मबसूल करवाई, वो नज़ारा बहुत ही अजीब और मुनफरिद था। यूनिवर्सिटी की हदूद में इस तरह का नज़ारा पिछले 3 सालों में कभी देखने को नहीं मिला था। एक लड़की साइड पर एक बीच पर अकेली बैठी थी, जो काली अबाया में मलबूस थी, चेहरा नकाब से छुपाया हुआ था और सबसे अलग बैठी अपनी ही दुनिया में वो मगन थी। हाशिर और उसके दोस्तों के लिए यूनिवर्सिटी की हदूद में ये होते देखना किसी अचंभे से कम ना था, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में तमाम तरह अमीर ख़ानदानों के बच्चे पढ़ते आते रहे, जिसमें से अबाया पहने कभी किसी को नहीं देखा गया था। जाहिद ने सर खुजाने की एक्टिंग करते हुए कहा, यार ये तो नया ही वाक़या तारीख ने रकम कर दिया। कुछ ज़्यादा ही शरीफ लोग नहीं आ गए कैंपस में, इतनी शराफत की तवक्को तो नहीं की थी। असद की इस बात पर सब हंस पड़े। चलो चलकर देखते हैं, मोहतरमा के साथ तारुफ भी हो जाएगा, उसकी मेहमान नवाजी का हक भी अदा करके आते हैं। हाशिर की बात पर सब ने उसकी तरफ कदम से कदम मिलाया और उस जगह आ गए जहाँ वो लड़की बैठी थी। लड़की ने आसपास 4 लड़कों को कुछ इस तरह खड़े उसे घूरते हुए महसूस किया, मगर वो नज़रअंदाज कर गई। आखिर असद ने बात करने में पहल कर दी। हेलो मैडम, क्या हाल है? वो खामोश ही रही और किसी भी किस्म का कोई तासुर जाहिर नहीं किया। जाहिद ने कहा, क्या बात है मैडम, बात तो करें, हम तो आपको तन्हा बैठा देकर आ गए थे, सोचा आपको कंपनी देते चले, आखिर यूनिवर्सिटी में पहला दिन जो है। जाहिद की बात पर उसने तिरछी निगाह से जाहिद को देखा। मैं अगर खामोश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। ये छोड़ापन और जाकर कहीं करें, मुझे परेशान करने की जहमत ना करें। जवाद ने कदरे सख्ती से लड़की को मुखातिब किया। क्या मतलब है तुम्हारा? हम तुम्हें छिछोड़े लग रहे हैं या हम तुम्हें जूनियर समझकर मदद करने आए हैं?
और नखरे देखो इसके। देखें, तमीज़ से बात करें आप, मुझे किसी किस्म की कोई मदद नहीं चाहिए, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। उस लड़की ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। हाशिर जिसकी सारी गुफ्तगू गौर से सुन रहा था कहने लगा, चले तमीज़ से बात कर लेते हैं। वैसे असद की बात सही थी कि कुछ ज़्यादा ही शरीफ लोग आ गए यूनिवर्सिटी में, जिन्हें बाकी सब लोग छिछोड़े और घटिया लग रहे हैं। इतनी भी क्या नाराज़गी मोहतबा कि हमें जज करके इतना कुछ कह दिया आपने, ना कोई ख़ता ना कोई जुर्म, और सीधा ही फैसला सुना दिया। वाह भाई वाह। इतने में दूसरी लड़की आई और उसने अपनी दोस्त के गिर्द लड़कों को देखकर परेशानी से उसे मुखातिब किया। क्या हुआ कोमल, सब खैर तो है? हाय, नाम देखो कोमल, कितना प्यारा नर्म मुलायम सा नाम है, और लड़की देखो गुस्से का आतिशफिशा बड़ा पड़ा है अंदर। जवाब की इस बात पर बाकी सब ने भी मजा लेते हुए हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर कर दी। आप लोग जा रहे हैं या मैं मैनेजमेंट से शिकायत करूं कि ये लोग यहाँ पढ़ने की जगह लड़कियों को हरासा करने के लिए आते हैं? कोमल ने सख्त लहजे में कहा। शौक से जाए मैडम, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को दफ्तर भी सही से मालूम नहीं होंगे। आए आए, हम आपको आपके मतलूबा दफ्तर तक छोड़ आते हैं। वो शौक से हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करें। असद की इस बात पर एक जोर का कहका गूंजा। कोमल को सख्त गुस्सा आया। वो अपनी दोस्त को मुखातिब करके कहने लगी, चलो निम्रा, एक घटिया हरकतों से बास नहीं आने वाली। कोमल अपनी दोस्त निम्रा को साथ लेकर जाने ही वाली थी कि हाशिर से पीछे से आवाज़ लगाई, जिससे कोमल के कदम रुक गए। जाने से पहले कुछ बातें ज़हन नशी कर लो। जो बर्ताव तुमने आज किया है ना, इसका हिसाब तो मैं लेकर ही रहूँगा, क्योंकि वैसे भी अब मुलाकात तो होती ही रहेगी। मगर तुम्हारी आज की इस बदतमीज़ी के लिए हर गुजरते दिन के साथ तुम पछताओगी। कोमल का दिन यूनिवर्सिटी में काफ़ी मसरूफ़ रहा। इमरा के साथ साथ कुछ एक आध दोस्त और भी कर ली थी। यूनिवर्सिटी से घर जाते हुए वो 4 और लड़के बाहर खड़े थे। कोमल की जब उन पर नज़र पड़ी तो समझ गई कि लड़के फिर से कोई घटिया हरकत ही करेंगे, और ऐसा ही हुआ जब उसने सोचा था, जैसा उसने सोचा था। वो चारों लड़के कोमल को देखते ही उसके पीछे पीछे चलने लगे। मोहतरमा, अगर इजाज़त हो तो हम आपका बैग साथ ले लें। आपके नाजुक कंधों पर बोझ हमें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। लाए, हमें दीजिए अपनी नाजुक कंधों का बोझ, हम उठा लेंगे। जाहिद की बात पर सबने कहता लगाया, मगर कोमल के कदम मजीद तेज हो गए। कोमल, अरे मिर्चों से बनी है कोमल। अब असद के तंजिया बात पर सबकी हंसने की बारी थी। सो फिर से कहका गूंजा, अरे बात तो सुनती जाए। कोमल के कदम अब और तेज हो गए थे, इतने तेज कि शायद आज तक जिंदगी में वो इतनी तेज नहीं करी थी। मगर वो लड़की बाज आने वाली नहीं थी। कोमल चलती जा रही थी और वो लड़के साथ साथ चलते जा रहे थे, और पीछे से तंज और हकारत भरे जुमले कसते चले जा रहे थे। कुछ दूर जाकर बाजार से गुजरना हुआ तो दूर पुलिस की गाड़ी आती देखकर चारों बाजार में कहीं गायब हो गए, और कोमल ने सुख का सांस अपने अंदर उतारते एक तरफ होकर थोड़ा सा वक्फा लिया, और सांस बहाल होने तक ही वहीं खड़ी रही, क्योंकि अब इतनी तेज चलने की बिल्कुल भी आती नहीं थी। सांस बहाल हुई तो वहाँ से रवाना होकर घर पहुंची। घर पहुंचते ही जैसे उसकी पुप्पो ने दरवाज़ा खोला, सामने हाँफती हुई कोमल को देखकर वो परेशान हो गई। अरे क्या बात है, इतनी हाँफती कामती क्यों आई हो कोमल बेटा? पुप्पो ने बिना ताखीर किए सवाल पूछा। एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? कोमल को जवाब देने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल गया। मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम बैठो यहाँ। पुप्पो ने कहकर किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए और कुछ ही लम्हों में पानी लेकर आ गई। कोमल ने पानी को तहम्मुल के साथ पिया। पुप्पो से बात खत्म होने तक का इंतज़ार ना हो पाया और फिर से पूछ लिया, कोमल बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कोमल ने अबाया उतारते हुए पूरे एतमाद अंदाज में जवाब दिया, हाँ हाँ मेरी प्यारी पुप्पो जान, सब ठीक है। आप बिला वजह क्यों परेशान होती है? कोमल अब अबाया उतार चुकी थी, मगर उसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी। तो इतनी हाँपती हुई क्यों आई हो? पुप्पो ने फिर से सवाल किया। अरे वो रास्ते में कुछ कुत्ते पीछे पड़ गए थे, पीछा करते हुए भौंक रहे थे, तो मैंने तेज तेज चलने लगी। अच्छा हुआ कि बाजार तक वो कुत्ते गायब हो गए थे। अब कुत्तों की वजह से थोड़ा तो डर लगना चाहिए ना? कोमल ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे पर सजाते हुए जवाब दिया। पुप्पो ने भी बात की तायद की। हाँ देखो भला, आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जिस गली में देखो कई एक साथ नजर आते हैं और तनाई इंसान को देखते ही भौंकने लगते हैं। खैर तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।
कोमल फ्रेश होकर आई तो खाना लग चुका था। उसने निदा के बारे में फूफो से पूछा, जिसके जवाब में उसकी फूफो ने कहा कि वो सहेली की तरफ गई हुई है, शाम को आई थी और आमिर तो रात से पहले आता नहीं। डबल शिफ्ट जो होती है उसकी, तुम खाना खा लो, उनका इंतज़ार मत करो। कोमल को हमेशा उनके साथ खाने की आदत थी। आज अकेले खाना खाने वाली बात ने उसका मूड, जो पहले ही ख़राब था, मज़ीद ख़राब कर दिया था। मगर भूख लगी थी, सो मूड अच्छा हो या बुरा, खाना फिर भी खाना पड़ता है। उसने खाना खा लिया और आराम की गर्द से अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही वो यही सोचने लगी कि आज तो उसने असल बात को टाल दिया, मगर अगर ऐसा हुआ रोज़ रोज़ तो ऐसा होता रहा तो वो क्या करेगी। कोमल को भी मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने सोचों में मगन थी कि क्या हुआ, कि सब निदा को बता दे या नहीं, क्योंकि निदा और कोमल बचपन से ही कमरा शेयर करती आई थी, जिसकी वजह से दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों ही हर दुख सुख में एक दूसरे से शेयर करती आई थी। रात के खाने पर निदा ने कोमल से उसकी यूनिवर्सिटी में पहले दिन के बारे में पूछा, जिसके जवाब में कोमल ने कहा कि यह बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्यारी। टीचिंग स्टाफ तो कमाल का है, लड़के लड़के सभी अमीर फैमिली से हैं, तो माहौल बहुत ही ओपन है। ओपन माहौल में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। निदा ने हंसते हुए कोमल को आंख मारी, क्योंकि वो अपने भाई आमिर को गुस्सा दिलाना चाहती थी और वो किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो चुकी थी, जिसका सबूत आमिर का उसे तुरछी नज़रों से घूरना था। मगर माँ और कोमल की मौजूदगी में वो कह नहीं सका। माँ का डर और कोमल के लिए दिल में मोहब्बत का जज्बा, जिसका आज तक कभी उसने इजहार तक नहीं किया था। माहौल जैसा भी हो, हमें क्या, हमारी नेक सीरत और खूबसूरत बच्ची तो माशाल्लाह पर्दा करती है, पढ़ने जाती है और पढ़ने से ही मतलब है उसे, हमें क्या लेना देना वहाँ के माहौल से। कुप्पो ने ये कहते हुए कोमल के सर पर शफकत भरा हाथ रखा। ये बताओ, वहाँ प्यारे प्यारे लड़के तो बहुत होंगे ना? निदा ने फिर से आमिर को तंग करने के लिए कोमल से बात पूछ रही थी और कोमल समझ गई थी कि आमिर को आज निदा ने हर हाल में गुस्सा दिलाना ही दिलाना है। कोमल ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगी, इतने प्यारे लड़के की पूछो ही मत, एक से बढ़कर एक खूबसूरत है लड़का। आमिर को अब गुस्सा आ चुका था, मगर वो कोमल को तो कुछ कह नहीं सकता था, मगर अपनी बहन निदा की तरफ खूनख्वार नज़रों से देखते गराता हुआ बाहर निकल गया। निदा और कोमल ने हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाइव दिया। निदा की वालदा ने हंसते हुए कहा, क्यों तंग करते हो तुम उस बेचारे को? सारा दिन काम काज करके थका हारा घर आता है और आते साथ ही तुम लोग उसे तंग करना शुरू कर देते हो। निदा ने माँ को मुखातिब किया, अरे माँ यार, एक ही तो भाई है, अब इसको भी तंग ना करें तो किसको तंग करना है फिर? ये हंसी मजाक ही तो हुस्न है ज़िंदगी का, वरना तो ज़िंदगी बोरिंग सा लगने लगती है। अच्छा भाई, जो करना है करो, आजकल की नौजवान नस्ल को तो हर चीज़ बोरिंग ही लगने लगती है। निदा की वालदा ये कहकर चली गई। वैसे निदा, तुम बहुत ज़्यादा तंग करती हो उसे, पता नहीं उसने सही से खाना भी खाया होगा या नहीं। कोमल निदा को समझाते हुए कहा, मगर निदा ने बात हमेशा की तरह एक कान से सुनी और दूसरे से कान से निकाल दी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की तादाद और बढ़ चुकी थी। यूँ लग रहा था कि तमाम तलबा और तालबात हाजिर हो चुके हैं। पहले 2 क्लासेस होने के बाद ब्रेक का वक्त हुआ तो कोमल निम्रा के साथ लॉन में बेंच पर बैठ गई। यार कोमल, चलो कंटीन चलकर कुछ खाते हैं, निम्रा ने कहा। कोमल ने सर नफ़ी में हिलाकर मना कर दिया, जिस पर निम्रा ने फिर से सवाल उठाया, क्यों ऐसा क्यों कर रही है? कोमल ने गहरी सांस ली, देखो ये सब अमीरों वाले काम मुझसे नहीं मिल खाते, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मुश्किल से तो स्कॉलरशिप पर यहाँ दाखिला मिला है, वैन के महीने का किराया भी कितनी मुश्किल से पूरा होता है। बताया तो था तुम्हें, तो मुझे मज़ीद खर्चे नहीं बढ़ाने। तुम्हें खाना हो तो जाकर खा लो, मैं यही इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। निम्रा कुछ देर खामोश रही और फिर बैग से पैसे निकालकर कोमल को ज़बरदस्ती पकड़ा दिए, जाओ और जाकर अपने लिए और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। निम्रा यार प्लीज़ तुम खा लो ना, मुझे नहीं खाना। कोमल ने इल्तजाई अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ और अपनी मर्जी का कुछ खरीद कर ले आओ, नहीं तो 3 साल की ये दोस्ती अभी और इसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। निम्रा ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया, जो कि कारगर साबित हुआ और कोमल आंखों में हज़ारों सवाल लिए उठकर कंटीन की जानिब रवाना हुई। कंटीन में निम्रा के लिए उसकी पसंद का बर्गर और साथ फ्राइज़ और अपने लिए प्लस अपनी पसंद की आइसक्रीम
खरीदी और काउंटर पर पैसे दिए। मगर जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी, पीछे खड़े हाशिर से टकराने की वजह से आइसक्रीम का सारा कप उसकी शर्ट पर गिर गया। कोमल के औसान खता हो गए। हाशिर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अभी तो कल वाली बातों का हिसाब लेना था और ये मजीद एक और गलती। हाशिर ने चीखते हुए कोमल को मुखातिब किया, अंधी हो क्या? नजर नहीं आता क्या तुम्हें? ये जानबूझ कर किया है ना तुमने। चलो अब इसी को ही चाटना पड़ेगा। चलो शाबाश, चाटो इसको। हाशिर क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। असद ने धीरे से कहा, कोई नहीं बोलेगा बीच में, सिर्फ मैं बोलूँगा। चलो चाटो इसको, वरना मैं जो हालत करूँगा ना तुम्हारी, वो पूरी यूनिवर्सिटी देखेगी। मैं कहता हूँ चाटो इसको। हाशिर फिर से चिल्लाया था और कोमल बेबसी की बुत बनी अपनी बेबसी पर मातम कर रही थी। हाशिर चलो यहाँ से, सब लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ। जाहिद ने धीरे से कहा, चलो हाशिर चलते हैं यहाँ से। जवाद ने कहते उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेला और फिर जाहिद और असद ने भी उसे पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की और जाते जाते वो चीखता हुआ कोमल को मुखातिब करके उसे गालियाँ दे रहा था और साथ ही साथ में संगीन नौयत की धमकियाँ भी दे रहा था। हाशिर को बाकी दोस्त ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जा चुके थे, मगर कोमल अभी भी बुत बनी वहीं खड़ी थी। आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर लकाब में आंसुओं का पता भी नहीं चल रहा था। वो कुछ देर इसी कश्मकश में थी कि इसके साथ हुआ क्या, और जैसे ही वो समझी तो फौरन निम्रा के पास दौड़ते हुए जा पहुंची। निम्रा ने कोमल को रोते हुए देखकर परेशान हो गई थी। कोमल ने निम्रा को होने वाले वाक़ये के बारे में बताया और निम्रा सुनते ही गुस्से से पागल होने लगी और कोमल से वो बार बार कह रही थी कि चलो चलकर इनसे हिसाब लेते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? लेकिन वो कोमल एक ही बात दोहराई जा रही थी कि मुझे घर जाना है, क्योंकि वो डर गई थी। निम्रा उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी, मगर कोमल किसी सूरत भी मानने को तैयार ही ना थी। निम्रा ने फिर कोमल को इस बात पर राज़ी कर लिया कि हमें कम से कम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इनकी शिकायत करनी चाहिए, ताकि वो आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना कर सके। कोमल उसके साथ होकर यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के दफ्तर पहुंच गई। दोनों दफ्तर में दाखिल हुई तो वहाँ 50-55 साला शख्स बैठा किसी फाइल में कुछ काम कर रहा था। चश्मा नाक की नोक पर रखा वो फाइल को देख रहा था। उन दोनों के अंदर दाखिल होने पर उसने चश्मे के ऊपर से दोनों पर नज़र डाली और हाथ के इशारे से दोनों को सामने वाली कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। कुछ देर खामोशी तारी रही और फिर कुछ देर के बाद उसने फाइल बंद करके चश्मा उतार कर कहा, जी बच्चों, कहें क्या मसला है आप लोगों का? सर, हम शिकायत लेकर आए हैं। कुछ लड़कों ने मेरी दोस्त कोमल के साथ बहुत बदतमीज़ी की है। निम्रा ने फ़ौरन ही बात वाज़ह कर दी। शिकायत? क्या मैं जान सकता हूँ कि शिकायत किसके बारे में है? क्या ये शिकायत उन 4 आवारा बदमाश लड़कों के बारे में है क्या? प्रॉक्टर साहब ने अंदाज़तन शिकायत में मतलूब लोगों के बारे में पूछा और जवाब हाँ में मसूल होने पर उनके चेहरे पर अचंभे के आसार बिल्कुल भी नुमाया नहीं थे, बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार थी। उनके खिलाफ किसी की शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है तुम लोग अपना वक्त ज़ाया ना करो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और लोगों से कोशिश करें कि आप लोग दूर रहें। निम्रा को इस बात पर गुस्सा आया और उसके अगले सवाल पर गुस्से और तल्खी के आसार नुमाया थे। क्या मतलब? हम आपके पास शिकायत लेकर आए हैं और बजाय इस पर आप एक्शन लेने की आप हमें कह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है और हम अपना वक्त ज़ाया करें? क्या इंतज़ामिया का ये किरदार होता है? प्रॉक्टर थोड़ी देर मेज़ को देखता रहा फिर कहने लगा, बच्चों, जिन लोगों की शिकायत लेकर आए हो ना तुम दोनों, उनके खिलाफ ये कोई पहली शिकायत है नहीं। पिछले 3 सालों में दर्जनों के हिसाब से शिकायत मौसूल हुई है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? हाशिर एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और उसके वालिद इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं। बहुत ऊपर तक के ताल्लुकात हैं उस फैमिली के। दीगर उसके साथी जाहिद, जवाद और तीसरे का नाम भूल गया मैं, हाँ असद, ये भी बहुत बड़ी फैमिली से है। सियासतदान, निकला, वकलार, पुलिस, हर महकमे में उनकी जान पहचान के लोग हैं। मैं एक अदना सा मुलाजिम उन पर क्या एक्शन ले सकता हूँ भला? उन पर तो पुलिस भी हाथ नहीं डालती। निम्रा और कोमल को तमाम तर सवालात के जवाब मिल चुके थे कि किस भी किस्म की शिकायत वक्त का ज़िया के सिवा कुछ नहीं। दोनों दफ्तर से निकल आई और निम्रा ने कोमल का हौसला बढ़ाने के लिए कहा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो कुछ गलत करेंगी तो मैं देख लूँगी। इस तरह की बहुत सारी बातें निम्रा ने दोहराई, मगर कोमल अभी भी सदमे में थी। सबके सामने इतना हद तक अमेज़ रवैया और गालियों के बाद
वो भोजल दिल के साथ क्लास की जानिब रवाना हो गई थी। क्लास के इख्तिताम पर कोमल ने निम्रा से कहा कि वो घर जा रही है और आखिरी क्लास वो अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये कहकर वो घर आई तो घर फिर फूफो ने वक्त से पहले आने पर खैरियत दरियाफ्त की, जिस पर कोमल ने बताया कि तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो आज जल्दी आ गई। कोमल कमरे में आराम करने चली गई, मगर आराम मीलों दूर था। बार बार उसके ज़हन के पर्दे पर वो मनाजर और वो बातें टकरा रही थी जिससे उसके आराम में खलल पड़ रहा था। वो बहुत खुश थी जब उसे उस महंगे तरीन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर दाखिले की ईमेल मौसूल हुई थी। उस रात इस खुशखबरी को देर तक घर पर कितना एंजॉय किया था उसके। वो कई दिन तक उसी खुमार में थी कि आखिरकार उसको उसकी पसंद का यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने जा रहा है। मगर अब यूनिवर्सिटी के शुरू ही दिनों में वो उकताहट महसूस करने लगी थी। पछतावा भी अपनी जड़ें फैला रहा था। कोमल के अगले दिन की गैर हाजिरी से निम्रा को अंदाज़ा हो गया था कि कल वाली वाक़ये ने उसके जहन में कितना बुरा असर छोड़ रखा है। निम्रा ने कॉल करके कोमल की गैर हाजिरी की वजह जानने की कोशिश की, जिस पर कोमल ने तबीयत नासाजी का बहाना बनाया, मगर निम्रा भी जानती थी कि असल मसला क्या है। निम्रा ने यूनिवर्सिटी के बाद कोमल के घर जाने का फ़ैसला किया और उसके घर अचानक पहुंचने पर कोमल को भी हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि कोमल के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट बता रही थी कि निम्रा के आने पर बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ देर मामूल की बातें हुई और फिर कोमल खाना खाने कमरे में उसे ले आई। खाने के दौरान बातें होती रही, बातों में निम्रा ने वही तार छेड़ दिया जिसकी वजह से कोमल कल से परेशान थी। तुम अभी भी कल वाले वाक़ये को लेकर परेशान हो? दिमाग पर सवार करोगी इन सबको तो तकलीफ तो होगी ही ना। कोमल ने नवाला मुंह के करीब ले जाते हुए वापस रख दिया। दिमाग पर सवार नहीं कर रही, मगर ये सब मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? कल से इतनी कोशिश की है कि सब नॉर्मल हो जाए, मगर दिमाग फटा जा रहा है ये सब सोचकर। मैंने तो घर वालों को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि वो और ज़्यादा परेशान होंगे। अच्छा किया ये घर वालों को नहीं बताया। बस अब तुम भी कोशिश करो कि जितना जल्दी इस परेशानी से निकल आओ उतना ही बेहतर है। निम्रा ने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ मगर कुछ दिन लगेंगे। ये सब बोलने में सबके सामने नकली हंसी हंस रही है कि किसी को पता न चले, मगर निम्रा अंदर ही खला सा पैदा होने लगा। कोमल ये कहते हुए रोने लगी, जिस पर निम्रा ने उसके करीब जाकर उसे गले से लगाया। नहीं मेरी जान, रोते नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बहादुर बनो यार। कोमल इतनी भी डरपोक नहीं है। नहीं मतलब डरपोक तो है मगर इतनी भी नहीं। निम्रा की इस बात पर कोमल भी इख्तियार हंसी थी। चुप कर पागल कहेंगी, मैं डरपोक नहीं हूँ। निम्रा ने हंसते हुए जवाब दिया, यार पहले डरपोक होने की शवाहिद तो मिटा दो और ये आंसू तो पोंछ लो, फिर कहना कि कोमल डरपोक नहीं है। मतलब वही कि ज़्यादा डरपोक नहीं है। कोमल ने आंसू फूटते ही साथ ही तकिया निम्रा की तरफ फेंका था जिसे महारत से निम्रा ने कैच कर लिया था। वैसे मैं स्कूल की सबसे अच्छी क्रिकेटर थी। अच्छा यार मैं जा रही हूँ, देर हो गई है और मैं अचानक आई हूँ, घर वालों को बताया भी नहीं है। मैसेज किया था अम्मी के व्हाट्सएप पर, लेकिन वो भी अभी तक सीन नहीं हुआ। निम्रा ने कोमल से रुखसती दी और जाते जाते भी फिर से उसे हौसला दिया कि वो परेशान ना हो और वो उसके साथ है। निम्रा के आने से कोमल की खुद इत्मादी बहुत हद तक बहाल हो चुकी थी। अगले दिन कोमल यूनिवर्सिटी गई और यूनिवर्सिटी में दिन मामूल के मुताबिक अच्छा गुजरा, जब तक ब्रेक के दौरान हाशिर और उसके आवारा दोस्तों ने उससे उसका सामना ना हुआ। उनको देखते ही चारों ने उसका रास्ता रोक दिया। कोमल परेशान हो गई, लेकिन निम्रा बहुत पुरएतमाद थी। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो या आवारागर्दी करने? जब देखो लोगों को तंग करना, उनके लिए मुश्किलें पैदा करना, यही मुश्किल है क्या तुम लोगों का? निम्रा ने बहुत सख्ती से पूछा था। अरे अरे अरे, ये तो कोमल मैडम से भी ज़्यादा तीखी है। लगता है ये उससे भी ज़्यादा मिर्चें खाती है। असद के बात पर असद समेत बाकी तीनों दोस्त भी हंस पड़े। मैडम हम तो खिदमतगार हैं, सबकी खिदमत को अपना फ़र्ज समझते हैं। शाहिद ने अदाकारी किसी अंदाज में कहा। जवाद ने फ़ौरन जुमला कसा, वो फ़र्ज जो कभी अदा न हो पाया। ये बात कहनी थी कि उन चारों समेत निम्रा और कोमल को भी हंसी है। शाहिद ने कहा, अच्छा कि तुम दोनों को हंसी भी आती है। कोमल ने खुद एतमादी से जवाब दिया, तुम्हें इनसे मत। जाहिद ने फिर अदाकारी का सहारा लिया। मैडम मतलब तो मतलब ही लोगों का काम है,
इससे पहले जाहिद मजीद जुमलों का इजाफा करता, जवाहर ने फिर से एक और जुमला कस दिया, और तुम ही हो वह मतलबी इंसान, तभी तो पूछ रही है। इस बार की जुमले ने एक जोरदार कहके को जन्म दिया। कोमल और निम्रा इस बार बावजूद नकाब के भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। मजाक ही सही, मगर जाहिद मुसलसल 2 जुमलों के वार से पस्त हो चुका था और शक्ल पर मौजूद तसव्वुरात से साफ जाहिर था कि मुंह का जायका भी कुछ खराब सा हो गया है। देखो वो हंस रही है, फिर से भी पूछोगे जाहिद को, तुम दोनों तो हंसती भी हो। असद ने जाहिद जिसके मुंह पर 12 बज रहे थे को तंग करने के लिए जुमला कस दिया, मगर इस बार जाहिद ने मजीद नुकसान के खदशे से और भी 2 लड़कियों के सामने होने वाले नुकसान के खदशे से खुद को बचाने के लिए खामोशी पर ही इत्तफाक कर लिया। दोस्तों के आपस में नोक झोंक के बीच निम्रा और कोमल वो वहाँ से जाने लगी तो हाशिम ने दोनों को पीछे से आवाज़ दी, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अभी मैंने जाने की इजाज़त तो नहीं दी। कोमल जिसकी खुद एतवादी काफ़ी हद तक बहाल हो चुकी थी, उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, हमें कुछ भी करने के लिए किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, किसी की भी इजाज़त की नहीं ज़रूरत हमें। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, मगर यहाँ आशिर के अंदर गुस्से और नफ़रत ने नए इंतकाम को जन्म देना शुरू कर दिया। बाकी तीनों को अंदाज़ा हो गया था कि आशिर को ये रवैया कितना बुरा लगा, जिसके आने वाले नुकसान से वो सब बखूबी वाकिफ़ थे। अगर कोई वाकिफ़ नहीं था तो निम्रा और कोमल। अब के कोमल इन सब का एक ट्रेलर देख भी चुकी थी। लगता है इनकी अकड़ इस तरह नहीं जाएगी, सबक सिखाना ही पड़ेगा इनको। जवाद ने हाशिर की तरफ देखते हुए कहा। हाशिर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सबक नहीं सिखाना, ये नाजुक तितलियाँ हैं, बिखर जाएंगी। बस समझाना है और अपने अंदाज पे समझाना ताकि बात इनकी खोपड़ी में घुस जाए। यूनिवर्सिटी के दिन तेज़ी से गुजरने लगे थे। जहाँ तक कोमल को खुशी थी कि वो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वहाँ ये एहसास भी अक्सर होने लगता था कि उसने यूनिवर्सिटी में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हाशिर और उसके दोस्त रोज़ रोज़ उसको तंग करने के बहाने वार्त होते रहते और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते जिससे वो कोमल को तंग कर सके। उस दिन जैसे ही क्लास ख़त्म हुई, प्रोफेसर क्लास से निकल गए तो हाशिर और उसके दोस्त क्लास में दाखिल हुए और दरवाज़ा बंद करके सबको अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। सब को हाशिर और उसके दोस्तों के तासुर का पता था, मगर जिसको नहीं पता था वो जूनियर होने की वजह से कोई नहीं बोल सका। खामोशी छा गई और असद ने खामोशी तोड़ी। हम यहाँ आए हैं आप सबका मोरल बढ़ाने, आप सब ने खुद एतमादी पैदा करने, क्योंकि आप लोग जब भी कहीं भी इस यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करेंगे तो लगना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकले हो। जाहिद ने बात को आगे बढ़ाया, और इसके लिए हम आप में से बारी बारी हर एक से थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करवाएंगे। जवाद ने एक लड़की की तरफ इशारा किया जिसके बड़े बड़े घुंघरियाले बाल थे। यहाँ आओ तुम। हाँ तुम, बालों की दुकान तुम्हें ही कह रहा हूँ, आ जाओ। क्लास में हंसने की आवाज़ें आई, थोड़ी बहुत, मगर उस लड़की की तरह सब परेशान थे। जिसको बुलाया गया था वो डरा सहमा उनके पास गया। जाहिद ने लड़की को मुखातिब किया, चलो डांस करके दिखाओ हमें, हम इस एक्टिविटी का आगाज़ थोड़े अच्छे और लाइट अंदाज को करना चाहते हैं। वो लड़का खड़ा रहा, कुछ देर इधर उधर देखता रहा। जवाद ने उसे मुखातिब किया, चलो स्टार्ट कर दो, क्या सोच रहे हो? लड़का अब भी साकिन खड़ा कुछ सोच रहा था। लड़के ने जवाब दिया, मैं डांस नहीं करना चाहता। लड़के के जवाब से चामुकोइयाँ शुरू हो गई। क्या मतलब है? तुम डांस नहीं करना चाहते? तुमसे हमने रिक्वेस्ट नहीं की है, तुम्हें ऑर्डर दिया है। असद ने कहा, लेकिन मैं डांस नहीं कर सकता और मैं किसी भी ऐसे ऑर्डर को फॉलो करने का पाबंद नहीं ही। लड़के का ये कहना था कि चामुकोइयाँ मज़ीद तेज़ हो गई। हाशिर ने आगे बढ़कर उस लड़के के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा, जिससे क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई। जो कहा गया है वही करो, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है, हाशिर ने तलख लहजे में गुस्से भरे लहजे में कहा। जूनियर ने जैसे तैसे करके डांस किया। उस डांस के बाद बारी बारी कुछ और लड़कों को भी बुलाया गया और सभी अजीब तरह की एक्टिविटीज़ सबसे करवाई गई। फिर हाशिर ने कोमल को बुलाया, अब तुम आ जाओ मिस अबाया। क्लास में मौजूद लड़कियों को भी अंदाज़ा हो गया कि अब हमारी बारी है। कोमल भी सहम सी गई। डाइस पर पहुंची तो उससे जाहिद ने पूछा, क्या कर सकती हो? गाना गा सकती हो? जिसके जवाब पर कोमल ने नफ़ी में सर लाया। तो क्या कर सकती हो? जाहिद ने फिर से पूछा, शेर सुना सकती हो? कोमल ने सहमते हुए कहा, नहीं,
शेर नहीं, यहाँ मुशायरा तो नहीं हो रहा ना? जवाद ने फौरन नफी में सर हिलाते हुए कहा, सुना दो, तुम शेर सुना दो। हाशिर ने इसकी बात मानते हुए उसे इजाज़त दी। हाशिर की बात ने कोमल का हौसला काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। वो खुद एतमादी से खुद को मोटिवेट करने लगे कि इसी तरह उस्बत कामों में शमूलियत तो स्कूल से करती आई है। बशीर बदर साहब का एक बहुत अच्छा शेर है, मैं वो सुनाना चाहूँगी। कहते हैं कि अब किसे चाहे किसे ढूंढा करें, तू भी आखिर मिल गया, अब क्या करें। शेर सुनाने की देर थी कि क्लास में मौजूद घुटन भरा माहौल मुस्बत अंदाज में दाद देने वालों में बदल गया। हाशिर भी शेर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका था। गो के उसे शायरी की इतनी समझ नहीं थी, मगर सर हिलाकर उसने कोमल को दाद दी और उसके दोस्तों ने तालियां बजाई। वाह वाह भाई, बहुत हो। हम समझ रहे थे कि शेर व शायरी से माहौल बोरिंग हो जाएगा, मगर इसने तो क्लास की बोरियत ही ख़त्म कर दी। तो मिस कोमल, आप एक और शेर सुना दें, जाहिद ने कहा। कोमल ने एक के बाद देकर कई शार सुनाए और माहौल खौफ व हरास से बदलकर एक तफरी और लुत्फ वाला बन गया था। कोमल के बाद एक और स्टूडेंट हाथ खड़ा करके अपनी बाड़ी लगवाना चाहता था। सब चाहते थे कि वो कुछ न कुछ परफॉर्म करे, लतीफ़े, शेर व शायरी, कोट्स, डांस, कोई हुनर, कोई ख़ास बात, हत्ता के तरह तरह की चीज़ें देखने और सुनने को मिली और सब बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद कोमल और उसकी दोस्त निम्रा जब घर जा रहे थे, तब हाशिर का दोस्त असद उनके पास आया और उनको हाशिर का पैगाम दिया कि वो आज इस क्लास में लगी रौनक से बहुत मुतासिर हुआ है और इसी वजह से आज के बाद उनको तंग नहीं करेगा, वो आज़ादी से यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर सकती है। ये पैगाम सुनना था कोमल की खुशी का ठिकाना रहा। निम्रा ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। और देखो, उसने खुद ही दुश्मनी ख़त्म करने का पैगाम भेजा। अब तुम होगी और तुम्हारी इस प्यारी सी पसंदीदा यूनिवर्सिटी, ऐश करो, क्या याद करोगी। नोक जोक के बीच निम्रा की बस हो गई और वो रुखसत लेकर चलेगी। कोमल खुशी से 20 मिनट की पैदल मुसाफत को जाने कब तय करके उसे अंदाज़ा पैदा हुआ। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसे पूरे माहौल को उसके चेहरे पर मौजूद खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मगर वजह जानने पर कोमल कह देती कि यूनिवर्सिटी की लाइफस्टाइल की वजह से है और कोई ख़ास वजह नहीं। और ये सच भी था, क्योंकि अभी तो वो उलझनों से निकलकर यूनिवर्सिटी की लाइफ को एंजॉय करने वाली थी। अगले 2 दिन छुट्टी के भी कोमल ने तकरीबन ऐसे ही गुजारे, खुशी खुशी हर काम करना और हंसते मुस्कुराते सबसे बातें करना। रात को कमरे में निदा से रहा ना गया और उसने फौरन से कोमल से पूछा, कोमल यार, क्या बात है, किस बात की इतनी खुशी है तुम्हें? मुझे भी तो बता सकती हो ना, मुझसे क्यों छुपा रही हो? कोमल जो पढ़ाई में मसरूफ़ थी, किताबों में उलझी हुई, कहने लगी, कुछ नहीं है, बस मेरी पसंद की यूनिवर्सिटी थी, ये सब पता तो है तुम लोगों को, और मुझे वहाँ बहुत मज़ा आने लगा है। मैं वहाँ गुजारे के हर एक पल को यादगार बनाना चाहती हूँ। निदा ने फिर से सवाल पूछा, कोई पसंद तो नहीं आ गया कि हमसे छुपा रही हो? देखो, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। कोमल जो किताबों में उलझी हुई थी एकदम रुक गई और निदा को घूरने लगी। दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा? ऐसी बातें करने का ख्याल कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? खुश होने का मतलब सिर्फ यही है कि कोई पसंद आ गया हो? हाँ, और क्या मतलब हो सकता है? हाँ, तो और क्या मतलब हो सकता है? निदा ने कोमल के जज्बात का दरिया रुख मोड़ते हुए कहा, जिस पर कोमल बेइख्तियार हंस पड़ी। चलो उठो, तुम मेरी पढ़ाई में खलल डाल रही हो, उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो। चली जाती हूँ, मगर जाते जाते ही सही, मगर बता तो दो, कौन पसंद आ गया है तुम्हें? निदा ने शरारतन फिर से सवाल पूछा। कोमल ने तकिया उसकी तरफ फेंका, जिससे वो जान बचाकर हंसते हुए बाहर निकल गई। अगले कई रोज़ बहुत से अच्छे गुजरे। कोमल को यूनिवर्सिटी लाइफ के हर लम्हे को यादगार बनाने का मौका मिल गया था। कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ खुशी थी और दिल को सुकून देने वाले पुरमसरत लम्हात थे। एक दिन उसकी दोस्त निम्रा ने उसे बताया कि कल वो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती, तो कल के सारे लेक्चर्स के नोट्स बना देना और वो अगले दिन आकर नोट कर लेगी। कोमल ने ऐसा ही किया और उस रोज़ वो अकेलापन महसूस कर रही थी। क्लास में लेक्चर अटेंड करने से लेकर ब्रेक के दौरान लॉन में बैठने तक हर लम्हे में उसे निम्रा की याद आ रही थी। और ये सब सोच ही रही थी कि हाशिर का दोस्त जवाद आया और उससे कहा कि हम यूनिवर्सिटी के उर्दू मुशायरे की तैयारी करने के लिए उर्दू अदब से वाकफियत रखने वाले लोगों को तलाश में हैं। अगर आप शिरकत करना चाहती हैं तो ये हमारी तैयारी में मददगार साबित होगा। कोमल के लिए ये मौका बहुत अच्छा शायराना ज़ौक़ के लोगों के लिए सामने लाने का था।
कोमल ने हामी भर ली और उससे बताया कि मैं ऑडिटोरियम में क्लासेस ख़त्म होने के बाद पहुंच जाना, यहाँ हम रिहर्सल करेंगे और तैयारी का जायज़ा लेंगे। कोमल ने शिरकत करने की हामी भर ली और फिर क्लासेस ख़त्म होने के बाद वो यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम की तरफ चली गई, जो मेन बिल्डिंग के अकब में एक अलग ब्लॉक में था। वो ऑडिटोरियम में दाखिल हुई मगर वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। कोमल को थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई क्योंकि वहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। उसने वापसी का इरादा कर लिया और जैसे उसने वापसी के लिए कदम उठाए, पीछे से उसे अपना नाम सुनाई दिया। मिस कोमल, आइए, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। ये असद की आवाज़ थी जिसने उसे मुखातिब किया था। कोमल की जान में जान आई। वो जाकर स्टेज पर मौजूद डाइस पर लगे माइक पर बोलते हुए खाली ऑडिटोरियम में अपने आप की ख्याली दुनिया में महसूस करने लगी। मगर तभी ऑडिटोरियम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने उसे एक ख्याली दुनिया से वापस खींच लिया। जाहिद और जवाद दोनों ने दरवाजे बंद करते नीचे स्टेज पर आते अजीब तरह से हंसते हुए एक दूसरे को कहा कि चिड़िया जाल में फंस चुकी है। ये सुनना था कि कोमल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये एक जाल था उसे फंसाने के लिए। वो बेवकूफ़ आ भी गई थी बिना किसी को बताए। कोमल की हालत रोने वाली हो गई। असद, जाहिद और जवाद तीनों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए और खूनख्वार नज़रों से उसे देखते हुए वो हंस रहे थे। कोमल रोने लगी थी और की मिन्नत समाजत करने लगी थी, मगर वो हर गलती की माफ़ी चाहती थी। बस उसे घर जाने दे, मगर वो लोग नहीं माने। कोमल ने भागने की नीयत की और भागते हुए असद के हाथ में उसका अबाया, जो बटन टूटते उसके हाथ पर से फिसल गया था। कोमल ने दरवाजे पर जोर लगाया और खुल नहीं सका। तीनों पीछे खड़े हंस रहे थे कि ये तो दरवाजे की कुंडी तक भी पहुंच भी नहीं सकती, ये भी खोल नहीं सकेगी। मगर कोमल ने लगाम उतार के उससे फंदा बनाकर कुंडी में डालकर दरवाज़ा खोलिया और वहाँ से भागने लगी। अभी ऑडिटोरियम से निकली थी कि सामने से भागते हुए हाशिर के साथ वो टकरा गई। हाशिर उसको देखता रह गया। इतनी खूबसूरती, इतनी नज़ाकत जो आज तक वो देख ही ना सका। कोमल कब की जा चुकी थी, मगर हाशिर वहीं खड़ा सोचों की दुनिया में गुम था। उसके दोस्त बाहर आए तो हाशिर ने उनसे सारे वाक़े की तफसील पूछी, जिस पर तीनों ने उसे बताया कि प्लान के मुताबिक हमने प्रैंक को शुरू किया, मगर हमसे गलती हो गई और उसे बताने से पहले ही उसे लगा कि हम उसकी इज्जत पर हमला करने वाले हैं। हाशिर को बहुत शर्मिंदगी हुई और गुस्से में चिल्लाने लगा कि नहीं, मैंने प्रैंक इस सुनसान ऑडिटोरियम में करने को नहीं कहा था, ना ही उसकी बेइज्जती करने को कहा था। उसका अबाया फटा हुआ था और नकाब तक नहीं था उसके चेहरे पर। वो क्या सोचती होगी कि हम इतने गिर गए। अगले कई दिन गुजर गए और फिर हफ्ते गुजर गए, लेकिन हाशिर रोज़ कोमल को यूनिवर्सिटी में ढूंढता। एक रोज़ उसने कोमल की दोस्त निम्रा से पूछा, जिस पर निम्रा ने उसे बताया कि तुम लोगों ने उसके साथ जो किया है वो अब कभी दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, वो टूट चुकी है अंदर से। निम्रा से हाशिर ने बढ़ाकर कोमल के घर का पता मांगा, मगर निम्रा ने इनकार कर दिया। हाशिर अब खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। वो दोस्तों से भी बेजार हो चुका था और उनसे भी ताल्लुक तोड़ चुका था। हाशिर के लिए हर गुजरता दिन अब उस गिल्ड के साथ गुजारना मुश्किल था। वो कोमल से माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे? वो तो कोमल के घर का पता भी नहीं जानता था। यूनिवर्सिटी के लॉ में बैठे जब उसके दिमाग में आइडिया आया तो वो भागता हुआ एडमिन ब्लॉक तक पहुंचा, जहाँ एक क्लर्क से उसने फरियाद सुनी। उसे चुपके से कोमल की एडमिशन फाइल से घर का पता बता दिया। हाशिर ने बिना वक्त ज़ाये की गाड़ी निकाली और सीधा पते पर पहुंच गया। चौथी मंजिल पर तीसरा अपार्टमेंट था, मगर वहाँ ताला लगा देख चेहरे पर उदासी छा गई। फिर साथ वाले अपार्टमेंट के रहायशी से मालूम हुआ कि लोग तो पिछले 15 दिन से यही रह रहे थे, मगर 3 हफ्ते से पहले यहाँ से चले गए हैं। हाशिर को अंदाज़ा हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कई साल गुजर गए। कोमल प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के साथ साथ शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर वालों का हाथ बटा रही थी। शहर का ये इलाका थोड़ा सस्ता होने की वजह से अखराजात भी थोड़े से कम हो गए थे। शाम को एक दिन फ़ोन पर अमल मौसूल हुआ, जिस पर उसे कंपनी की तरफ से पहले इंटरव्यू की कामयाबी पर मुबारकबाद की, साथ ही दूसरे इंटरव्यू के लिए बनाया गया। कोमल बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर घर पर कोई था नहीं जिसको खुशखबरी सुनाई जाए। वो बेसब्री से इंतज़ार करने लगी कि कब उसकी फूफो और निदा बाज़ार से लौटे और वो फ़ौरन खुशखबरी सुना दे, मगर देर बहुत हो गई थी। वो अभी तक नहीं आए थे। जहाँ 1 घंटे तक आ जाना चाहिए था, वहाँ 4 घंटे हो चुके थे, मगर उनका कोई अता पता नहीं था।
अंधेरा फैल चुका था। अब कोमल के दिल में 1000 तरह के वसवसे जन्म लेने लगे कि इतनी देर क्यों लगा दी इन्होंने। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। कोमल ने लपक कर दरवाज़ा खोला तो फूफो के हाथ पर पट्टी देख, जिसको देखते कोमल ने परेशानी में 100 सवाल एक साथ पूछ डाले। फूफो और निदा ने उसे पुरसुकून होने को कहा कि सब खैरियत है, कुछ नहीं हुआ, बस एक गाड़ी ने रश में टक्कर मार दी थी, मगर गाड़ी में बैठे लड़का बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझे अस्पताल में ले जाकर पट्टी करवा दी, फिर मुझे यहाँ गली की नुक्कड़ तक छोड़ गया। वो तो दरवाजे तक छोड़ना चाह रहा था, मगर उसके पास बड़ी गाड़ी थी तो गली में आ नहीं पा रही थी। बहुत ही सलीका मन बच्चा था, जिसका भी था। कोमल, यार तुम देखती ना तो कहती ये तो किसी फिल्म का हीरो है। इतनी बड़ी गाड़ी, खूबसूरत पर्सनालिटी, हैंडसम लुक्स, ऊंचा कद, खूबसूरत बात। निदा की बात कोमल ने बीच में ही काट देने का। बस बस बस, ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ने से तेरा दिमाग खराब हो चुका है। जाओ और जाकर फूफो के लिए पानी लेकर आओ। निदा ने मुंह बनाते हुए कुछ हड़बड़ाया और अंदर चले गई। कुछ देर बाद पानी लाकर माँ को पिला दिया। फूफो, आज कंपनी की तरफ से दूसरी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। यह आखिरी इंटरव्यू है, दुआ करें कि ये भी अच्छा हो जाए तो नौकरी पक्की हो जाएगी। कोमल ने खुशखबरी सुनाई। अरे मेरा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। तेरी इस खुशखबरी में मैं थोड़ा बहुत दर्द ख़त्म कर दिया है। दिया नहीं बेटा दुआएं, मैं तो रोज़ हर नमाज में दुआएं मांगती रहती हूँ। अब कबूलियत कब होनी है, बस इसी इंतज़ार में हूँ। फूफो ने कहा, कोमल नौकरी लगी तो प्रॉमिस करो कि ट्रीट दोगी थी। निदा ने कोमल से ट्रीट का वादा लिया। अगले रोज़ कोमल तैयार होकर कंपनी में इंटरव्यू देने चली गई। इंटरव्यू पैनल के सामने जब वो पेश हुई तो उसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि कंपनी का सीईओ कोई और नहीं बल्कि हाशिरी था। कोमल ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और कई सालों पुरानी यादें वापस आने लगी। उसने कांपते हाथों से पानी पिया और वहाँ से जाने की इजाज़त तलब की। इंटरव्यू पैनल को कुछ समझ नहीं आया कि पहले इंटरव्यू में इतना अच्छा करने के बाद अचानक से क्या हो गया है, मगर हाशिर जानता था कि वजह क्या थी। कोमल की परेशानी और घबराहट की। हाशिर के इतने साल इंतज़ार करने के बाद आखिर वो घड़ी आ गई थी जिसमें वो कोमल के रूबरू हो सकता था, मगर कोमल जा चुकी थी और उसने हाशिर के होते हुए कभी वापस नहीं आना था। मगर हाशिर का उससे माफ़ी मांगने का मौका तो फिर से ज़ाया हो गया। कोमल आकर चली गई। हाशिर अब मज़ीद उलझन में पड़ता जा रहा था कि उसने इतना अरसा कोमल को तलाश किया, उसके ना मिलने पर इतने साल गिर्द को सीने में पाले रखा, इस उम्मीद पर कि किसी दिन कोमल के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करके माफ़ी मांगूंगा। मगर वो मौका इतने थोड़े से पल के लिए आया था कि हाशिर के संभलते संभलते वो जा चुकी थी। 2 दिन इसी कश्मकश में गुजरे कि एक दिन HR डिपार्टमेंट से इंटरव्यूज़ में 10 अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों की लिस्ट और इनकी CVs हाशिर को ईमेल के ज़रिए भेजी गई। उसमें से 5 का इंतखाब करना था। उस लिस्ट में कोमल का नाम भी था, जिसकी CV पर मुकम्मल पता मौजूद था। हाशिर भी देखते ही खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शाम को दफ्तर से सीधा उस पते पर पहुंचा। उसने पूछते हुए घर आखिर ढूंढ लिया। रास्ते में खरीदे हुए फलों के कार्टन लाकर दरवाजे के सामने रख दिया और दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने निदा मौजूद थी। निदा ने देखते ही पहचान लिया था। अरे आप, अम्मा देखिए कौन आया है। आप अंदर आए, बाहर क्यों खड़े हैं? ये फल साथ लेकर आया हूँ, ये कुछ आप उठा लें, कुछ मैं उठा लेने में मदद करता हूँ। ये कहकर हाशिर ने 2-3 कार्टन उठाए और एक कार्टन निदा के हवाले किया। हाशिर घर के अंदर दाखिल हुआ। सेन में पहुंचते ही निदा की वालदा कमरे से बाहर आई और हाशिर को देखते ही मुस्कुरा उठे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हाशिर ने हाल चाल पूछा। आंटी कैसी हैं आप, और आपके हाथ में कुछ बेहतरी आई है? शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसे हो, और इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? और आगे हो यही बहुत है हम गरीबों के लिए। हाशिर को लेकर कमरे में बिठा दिया और निदा की वालदा ने निदा को चाय बनाने को कहा और ख़ुद उसके साथ मिलकर मामूल की बातें करने लगी। निदा खुशी खुशी अपने कमरे में कोमल को ये खुशखबरी सुनाने चली गई कि वो मीरज़ादा आया है जो अम्मा को अस्पताल लेकर गया था। कोमल निदा के साथ किचन में हाथ बटाने के लिए चली गई और जब चाय तैयार हुई तो लाजमात का ट्रे निदा ने उठाया और चाय और प्यालियों का ट्रे कोमल ने थाम कर कमरे में दाखिल हुई। कोमल की नज़र जब हाशिर पर पड़ी तो ट्रे उसके हाथ से गिर गया। प्यालियाँ टूट गई और चाय फर्श पर बहने लगी। हाशिर के सूर पर चाय गिर गई। वो चाय की तपिश की वजह से जलने से बच गया। कोमल, ध्यान से यार, क्या कर रही हो? अभी हाशिर बेटे पर गिरा देती। ध्यान किधर है तुम्हारा?
फूफो ने कोमल को डांटा, जिस पर कोमल ने हाशिर से माफ़ी मांगी। कोमल जाओ, हाशिर को बाहर वॉश बेसिन पर सूट दिलवाकर धुलवा दो रुई के ज़रिए, और निदा तुम ये फ्रेश फर्श साफ कर दो और टुकड़े उठा लो, तब तक मैं और चाय बना देती हूँ। कोमल हाशिर को रुई पकड़ाकर से वॉश बेसिन के पास ले गई, जहाँ हाशिर रुई को थोड़ा थोड़ा करके पानी में भिगोकर सूट साफ करने लगा। क्या करने आए आप यहाँ, और कितनी जगह छोड़नी पड़ेंगी मुझे आपकी वजह से? कोमल ने स्पार्ट लहजे में कहा, मैंने आपका पीछा नहीं किया, मैं तीमारदारी के लिए आया हूँ और आपको मेरी वजह से कोई जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाशिर ने कहा, लेकिन आपको जब पता चल चुका कि ये मेरा घर है तो आप चले क्यों नहीं जाते हमेशा हमेशा के लिए? कोमल ने स्पार्ट लहजे में एक और सवाल किया। चला जाऊंगा, मगर जब मेरी करता और ना करता गलतियों की माफ़ी मिल जाएगी तब। हाशिर ने जवाब दिया, हर गलती की माफ़ी नहीं होती, लेकिन मुझे जिस गलती की सज़ा मिल रही है मैं तब वहाँ मौजूद भी नहीं था। हाशिर का ये कहना था। निदा ने आकर दोनों को अंदर बुलाया। बात अधूरी रहेगी और हाशिर के दिल में गिल्ट फिर से दब गया। रात तक हर जुबान में हाशिर की तारीफ़ें थी और वो तारीफ़ें रात के खाने पर भी कोमल को सुननी पड़ रही थी, मगर कोमल हर बार बेजारी से बात बदल देती। निदा ने कोमल के चेहरे पर नाखुशगवार तासुरात को जांच लिया था और कोमल से उसकी वजह जानने की कोशिश की, मगर कोमल ने ये बात कहकर टाल दिया कि चंद लम्हों में किसी को पता नहीं चलता कि इंसान अंदर से कैसा है, इसलिए इतनी तारीफ मुझे पसंद नहीं, जबकि हम में से कोई से ज़ाती तौर पर नहीं जानता। कोमल की बात पर उसकी बुक्कू ने कहा, इतना सलीका मन तो है, इंसान की फितरत चंद लम्हों में ही मालूम हो जाती है। और फिर मैंने तो ये बाल दुबे सफ़ेद नहीं किए ना, मैं तो चाहती हूँ कि अगर वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आ जाए तो मैं फ़ौरन से हाँ कर दूँ। आजकल कहाँ इतने अच्छे शरीफ सलीकामंद लड़के मिलते हैं, ऊपर से अमीर भी बहुत है, तलीम याफ्ता है। कोमल के तन बदन में जिससी आग लग गई थी इस बात पर। पुप्पो क्या कह रहे हैं आप? जानती भी है वो कौन है? वही लड़का है जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी छोड़ कर आई हूँ, जिसकी वजह से मेरा कैरियर ख़राब हुआ था। वो अच्छा होने का दिखावा कर रहा है। ये कहना था कि मुकम्मल खामोशी छा गई। अगले कई दिन तक किसी ने घर में हाशिर की तारीफ तो क्या, नाम तक नहीं लिया। सबको मालूम हो चुका था कि हाशिर ने कोमल को जो नुकसान पहुँचाया वो नाकाबिले तलाफ़ी है। हाशिर जितना भी अच्छा इंसान हो, उस नुकसान की तलाफ़ी नहीं कर सकता। हाशिर कुछ दिनों बाद फिर से उनके घर आया, मगर इस बार कोमल के घर वालों के तेवर अच्छे नहीं थे। कोमल ने हाशिर को सबके सामने मुखातिब करके पूछा कि बताएं, इन सब को आपने क्या किया है मेरे साथ यूनिवर्सिटी में कि मेरा करियर ही ख़राब कर दिया? हाशिर के पास कोई जवाब नहीं था। शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुकी हुई थी। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी बेगुनाही को गवाही देने के लिए कोई नहीं है। मैंने पहले जो कुछ किया था वो सब जिद और अना में आकर किया था और मैं उसकी बारहा माफ़ी मांग चुका हूँ और हमारे बीच सब ठीक हुआ था, मगर उस दिन मैं वहाँ नहीं था और मैंने उस प्रैंक को उन्हें कहा था कि उसको बिल्कुल भी गलत अप्लाई करने लग गए थे और मेरे वहाँ पहुँचने से पहले पानी सर से गुजर चुका था। मैं तब से गिल्ट लिए जिंदा लाश की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें, मगर तुम कहीं नहीं मिली। मैं तब से बहुत बदल चुका हूँ। मैंने वो बेमकसद ज़िंदगी तब से ही छोड़ दी है। मैं आपसे, आपके घर वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हाशिर ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। अरे बेटा, अब हमें शर्मिंदा कर रहे हो इस तरह माफ़ी मांग कर। जब तुम कसूरवार की नहीं हो तो माफ़ी किस बात की? जो कसूरवार थे उनको उनके किए की सज़ा मिल के ही रहेगी। आंटी, मैं कोमल का ज़ायाशुदा वक्त वापस तो नहीं ला सकता, मगर मैं चाहता हूँ कि कोमल अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे इस यूनिवर्सिटी से जहाँ वो पढ़ा करती थी, और इस सब का खर्च मैं उठाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि कोमल को मेरी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हाशिर की बात पर कोमल का रद्दमल आने से पहले उसकी फूफो बोल पड़ी, एतराज़ क्यों होगा? ये तो चाहती थी कि ये डिग्री मुकम्मल करे, और अब अगर किस्मत ने दरवाजे पर दोबारा से दस्तक दी है तो मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। कोमल की मर्जी ना होने के बावजूद पुप्पो से फिर उसका यूनिवर्सिटी में इसलिए दाखिला करवा दिया था। कोमल को पढ़ाई पूरी करनी थी, मगर हाशिर का एहसान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन पुप्पो की बात वो नहीं टाल सकती थी। यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया और हाशिर के दिल को तसल्ली हुई कि वो अपनी गलती सुधार रहा है। वक्त के साथ साथ हाशिर को कोमल की पुप्पो ने जैसे ही घर का फ़र्ज समझ लिया था और वो कभी कभार उनके घर चक्कर लगाया करता था। उनकी माली मदद करना या उनको कोई मसला हल करना, ये अब हाशिर के लिए घर जैसी बात बन गई थी।
हाशिर के लिए कोमल के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता अब जगह पैदा होने लगी थी। और फिर एक दिन उसकी फूफो ने जब कोमल से पूछा कि हाशिर उसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है तो तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं। कोमल ने शर्माते हुए बस इतना कह दिया कि फूफो आप बड़ी हैं, जो आपको मुनासिब लगे, और वो कमरे में चली गई। उधर हाशिर बहुत मुश्किलों से घर वालों को इस रिश्ते के लिए राज़ी करके तारीख तय हो गई थी। और यूं दो मुतज़ाद शख्सियतों के मालिक मोहब्बत के रंग में रंगते हुए एक हो गए थे।